वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। कल हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो था पार्ट ए का बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। अपना जो चैप्टर नंबर 2 है मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिकली हमें देखने हैं CRA रूल्स। अब आपके CRA रूल्स जो है वो क्या है एक्चुअली? अपने CRA रूल्स हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। CRA रूल्स क्या है? अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRA रूल्स। ठीक है, चलो अब देखो बेसिकली ये जो अपना चैप्टर है इसमें जो है हमें क्या देखना है। सबसे पहले आपको याद होगा कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी एक कंपनी है वो कंपनी को अगर हमें ये चेक करना है कि कॉस्ट ऑडिट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है या नहीं है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर हम लोग बात करें अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, अगर हम लोग किसकी बात करें? स्टैट ऑडिट की बात करें, तो इस केस में जो अपना ऑडिटर होता है, कौन होता है अपना ऑडिटर? PCA, प्रैक्टिसिंग CA। तो ये जो अपना ऑडिटर होता है ये किस चीज का एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किस चीज को एग्जामिन करता है? ऑडिट किस चीज की करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना जरूरी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर कंपनी को बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि कौन कौन सी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर कंपनी छोटी है बड़ी है किसी भी लिमिट में आ रही है नहीं आ रही है, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं और हर कंपनी के लिए फाइनेंशियल ऑडिट मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो वहां पर तो ऐसा होता है। बट अभी अगर हम लोग किसके बारे में बात करें? कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करें, तो जो अपना कॉस्ट ऑडिटर होगा कौन होगा? प्रैक्टिसिंग CMA। ठीक है, हम कह सकते हैं CMA इन प्रैक्टिस होगा। तो अब यहाँ पे ये जो बंदा आएगा ये बंदा आके क्या करेगा? कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कल हमने डेफिनेशन देखी थी कि कॉस्ट ऑडिट किसकी होती है? कॉस्ट ऑडिट होती है जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंट्स। तो अब ये कॉस्ट रिकॉर्ड होंगे तो ही तो ऑडिट होगी। तो अब क्या सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको बनाने हैं? बिल्कुल, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, मैम क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो हर कंपनी को नहीं बनाने हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं उनको ही बनाने। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं उनको ही बनाने हैं। और ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की एप्लीकेबिलिटी किस किस कंपनी के ऊपर आती है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 ऑफ CRA रूल्स। इसका मतलब अपना स्टेप 1 ये चेक करना नहीं होगा कि ऑडिट किस किस को करवानी है। अपना स्टेप 1 ये चेक करना होगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को बनाने। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को बनाने हैं एज पर रूल 3। उसके बाद जिस कंपनीज ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए क्या उन सारी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवानी होती है? नहीं। इसका मतलब कॉस्ट ऑडिट के भी लिमिट्स है कि कॉस्ट ऑडिट भी किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी उसकी भी लिमिट है। समझ आई बात? तो इसका मतलब हम स्टेप 1 में तो क्या पढ़ेंगे? किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, और स्टेप 2 में हम क्या पढ़ेंगे? एज पर रूल 4 कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल 4। एज पर रूल 4 किस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवानी है। बात समझ आई? ये दो चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद में एक हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बेसिकली बताता है कि जो एक कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं वो किस फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 5 में क्या है? किस फॉर्म में कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने। तो फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे CRA 1। क्या फॉर्म है? CRA 1। और ये चीज क्या लिखी हुई है? रूल नंबर 5 में। एंड देन हम लास्ट में पढ़ेंगे रूल नंबर 6 जिसमें बाकी सारे जो मैटर्स हैं जैसे अपॉइंटमेंट क्या होगा, जो है प्रोसेस किसका? कॉस्ट ऑडिटर का, टेन्योर क्या रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि अगर वैकेंसी आ जाती है उस केस में क्या होगा,
रिमूवल कर देते हैं मॉनिटर का, तो उस केस में क्या होगा, वो अपनी रिपोर्ट बनाकर कैसे सबमिट करेगा, किस फॉर्म में सबमिट करेगा। तो वो सारे जो एक्स्ट्रा एडिशनल बातें हैं वो हम सब कहां पर देखेंगे, वो हम सब रूल नंबर 6 में देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये 4 रूल्स देखने हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। ठीक है, तो ये हमें 4 चीजें जो है मेजरली ये हमें कवर यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस चैप्टर में ये जो हम ये 4 रूल्स पढ़ेंगे, इसमें स्पेशली रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, क्योंकि देखो इसमें लिमिट्स है, तो हम इसमें कुछ केसेस भी देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकली कुछ केसेस देखेंगे कि ये कंपनी है, अब आपको बताना होगा कि क्या इस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवानी है, क्या इस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनवाने हैं या नहीं बनवाने हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्या देखेंगे, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलो, और इसके अलावा इस चैप्टर में आपके और भी कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, वो भी कवर किए जाएंगे। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, और जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपको सी अखिलेश माहेश्वरी सर हैं वो पढ़ाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के आपको मॉड्यूल में दिख जाएंगे, तो उसके लिए सर के वीडियोस आएंगे। ठीक है, हम जो पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है वो थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे इस चैप्टर का कवर करने वाले हैं। ठीक है, और उनके प्रैक्टिकल जो वीडियोस है वो अलग से आ जाएंगी। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो हमने क्या बात कर लिया पूरा, ये हमने बात कर लिया पूरा जो ओवरव्यू है बेसिकली अपने सीआरए रूल्स का, कि हमें रूल नंबर 3 से लेके कहां तक पढ़ना है, हमें रूल नंबर 6 तक पढ़ना है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर से, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले तो आप लिखो द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 empowers central government. The Companies Act 2013 empowers central government to make rules, empowers central government to make rules in the area of maintenance of in the area of maintenance of cost records by company engaged in specific industries, by company engaged in specific industries and getting them audited, and getting them audited. ठीक है, देखो क्या बोला यहाँ पे कि जो अपने कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है। ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ते हैं लॉ वाले सब्जेक्ट में अपने पेपर नंबर 13 में, बट ठीक है आप यहाँ पे भी सुन लो। जो अपनी कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, कंपनीज के ऊपर, और कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कंपनीज एक्ट में जो भी चीजें होती है सेक्शन में, कभी कभी वो चीजें लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि बार बार चीजें चेंज होती रहती है, जैसे लिमिट्स हो गई, पेनल्टी का अमाउंट हो गया, ठीक है, और कुछ भी और जैसी चीजें हो गई, प्रोसीजर वगैरह डिटेल में इन डेप्थ चीजें, तो वो हम एक्ट में नहीं लिखते हैं, वो हम रूल्स में लिखते हैं। तो कंपनी के लिए जो है वो कंपनीज एक्ट भी मानना होता है और कंपनी रूल्स भी मानने होते हैं। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स अलग है, एक जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, ये अलग है, ऐसे करके अलग अलग जो है वो रूल्स भी बने हुए हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो रूल्स बनाने की पावर है वो सीजी के पास में, ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में जो भी रूल्स बनेंगे उसकी पावर किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि भाई तुम रूल्स बनाओ, तुम ये डिसाइड करो कि किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं और किस किस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होगी। ठीक है, कि आप ये डिसाइड करो किस किस कंपनी को, देखो क्या बोला, मेक रूल्स इन द एरिया ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कि किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं और उसके बाद उनमें से किसको ऑडिट भी करवानी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली इसके लिए रूल्स बनाए हैं, अपने सीआरए रूल्स। चलो अब आ जाओ, अब आप हेडिंग बनाओ कंपनी सीआरए रूल्स, कंपनी सीआरए रूल्स 2014।
कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें जो आपका आएगा वो आएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 और 2 बेसिक है, हमें जो इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं वो रूल 3 से पढ़ने हैं। तो अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल 1 आपका सिंपल सा है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल नंबर 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो बेसिकली ये जो रूल्स है ये इसको हम क्या बोलते हैं? सीआरए रूल्स बोलते हैं। और ये कब आए थे? इट केम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ it came into force on the date of publication in official gazette, on the date of publication in official gazette, that is 30th June 2014। बेसिकली क्या बोला, देखो जो भी अपना स्टार्टिंग का होता है, जैसे कोई एक्ट, इसी एक्ट का भी अगर सेक्शन 1 हम देखें तो वो यही बताता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, कि उसको क्या नाम से बुलाएंगे हम लोग, कब से वो आया है। तो वैसे ये रूल्स के लिए भी क्या बोला, इन रूल्स को क्या बोलते हैं? सीआरए रूल्स। और ये कब से आए हैं? जिस दिन इसको सीजी ने ऑफिशियल गजट में बेसिकली पब्लिश किया था। तो ये कब से एप्लीकेबल हुए हैं? ये एप्लीकेबल हुए हैं 30 जून 2014 से। ठीक है, चलो तो ये अपना क्या हो गया? रूल नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। अब आ जाओ रूल नंबर 2, तो कुछ भी नहीं, डेफिनेशंस बताते हैं इसमें। जैसे आपको याद होगा अगर हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट के भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती हैं, वैसे यहाँ पर भी रूल नंबर 2 में आपको डेफिनेशन दे रखी हैं, जो जो भी टर्म्स इस पर्टिकुलर रूल में यूज कर रखी हैं। ठीक है, तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें डायरेक्टली स्टार्ट कर लेना है रूल नंबर 3 से। यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ओवरव्यू कि आपको सबसे पहले ये नहीं पढ़ना है कि ऑडिट किस किस कंपनी की होगी, सबसे पहले भी नीड टू नो कि किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, और उसके बाद जाकर ही हम ये पढ़ सकते हैं कि किस किस कंपनी की ऑडिट होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 लिखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलो अब बेसिकली किस किस कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे, तो उसके लिए हमें 3 चीजें पढ़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से 3 बॉक्सेस बनाओ। चलो अब सबसे पहले आप इसमें लिखो कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज including foreign companies engaged in production of goods or provision of services, engaged in production of goods or provision of services। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो इसमें specified in table that is regulated sectors, इसको हम बोलते हैं टेबल ए। ठीक है, और एक आप लिखो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, और ये किस में आ जाता है? अपना टेबल बी, रेगुलेटेड सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। इसके बाद में आप पॉइंट नंबर 3 जो है अपना बॉक्स नंबर 3 बेसिकली उसमें लिखो हैविंग एन ओवरऑल
having an overall turnover from all its having an overall turnover from all its products and services, all its products or services of rupees 35 crore or more, of rupees 35 crores or more during immediately preceding financial year. ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देखो अब क्या बोला है यहाँ पे कि किस किस कंपनी को क्या बनाने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले इसने क्या बोला, कंपनीज, और इस कंपनी में क्या बोला, कौन सी कंपनी इंक्लूड होगी, फॉरेन कंपनीज। यानी क्या फॉरेन कंपनीज को भी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, बिल्कुल, अगर वो ये लिमिट में आती है तो कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, या तो वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, या वो क्या बना रही है, कुछ गुड्स बना रही है। इसका मतलब चाहे वो गुड्स बना रही है इंडस्ट्रीज कंपनीज, या फिर वो सर्विसेज दे रही है। ठीक है, और उनका नाम मतलब वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स बना रही है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विसेज बना रही है। जैसे आपको ऊपर आपने देखा होगा जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, उसमें भी हमने लिखा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड हर कंपनी को नहीं बनाने, कॉस्ट रिकॉर्ड सिर्फ उन कंपनीज को ही बनाने हैं जो कि एंगेज्ड है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जो कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज है उनको ही बनाना है। ठीक है, तो अब वो जो स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्रीज है ना, वो कहाँ पर स्पेसिफाई कर रखी है, वो या तो टेबल ए में स्पेसिफाई कर रखी है या टेबल बी में स्पेसिफाई कर रखी है। टेबल ए में जो जो इंडस्ट्रीज है उसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर्स का मतलब उनके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग से है, रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी अलग से है, तो रेगुलेट उनको अलग से किया जा रहा है। तो या तो वो किस में आ रहे हैं, इंडस्ट्री में, रेगुलेटेड वाली में, या फिर वो किस में आ रहे हैं, नॉन रेगुलेटेड वाली में। अब मैम ये क्या होते हैं, रेगुलेटेड वाली में कौन सी आती है, नॉन रेगुलेटेड वाली में कौन सी आती है, अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। रेगुलेटेड वाले में बेसिकली आपकी 6 इंडस्ट्रीज कवर होंगी और नॉन रेगुलेटेड में बेसिकली आपकी 33 जो इंडस्ट्रीज है वो कवर होंगी। समझ आई बात? अभी हम इसको लिखेंगे, ये 6 तो हमें याद करनी है, 33 जो है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला कि जो आपकी जो कंपनीज है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, या तो वो गुड्स बनाती हैं या फिर वो सर्विसेज देती हैं, और वो किस इंडस्ट्री में है, या तो वो टाइप ए भी बोलते हैं, टेबल ए भी बोलते हैं, रेगुलेटेड सेक्टर्स भी बोलते हैं, किसी भी नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो टेबल ए या रेगुलेटेड या टाइप ए, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स टेबल बी। ठीक है, तो या तो आप टेबल ए में आ रहे हो रेगुलेटेड में, या फिर आप टेबल बी में आ रहे हो नॉन रेगुलेटेड में, और आप आ रहे हो, और इसके अलावा एक और चीज है, एक और कंडीशन है, क्या, आपका ओवरऑल टर्नओवर, आप टोटल जितने भी गुड्स बना रहे हो, जितने भी सर्विसेज दे रहे हो, सबको कंबाइन करो। क्या बोला, ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सबका मिलाकर आपका टर्नओवर कितना जो है होना चाहिए, रुपीज 35 करोड़। और सबको मिला के आपका टर्नओवर कितना होगा, 35 करोड़ और ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या बोला, सिर्फ वही वाली जो कंपनीज है उनको ही अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं जो या तो रेगुलेटेड में आती है या फिर नॉन रेगुलेटेड में आती है, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उनका एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जितने भी बना रही है प्रोडक्ट्स, जितने भी बना रही है सर्विसेज, सबका कंबाइंड करके कितना आ रहा है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब अगर ये लिमिट पूरी हो रही है तो अब से आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे, अब से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी। यानी अब से आपको क्या बनाने होंगे, कंपलसरी कॉस्ट रिकॉर्ड। अभी याद रखना, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट करवानी है क्या, अभी हम सिर्फ कितना सा पढ़ रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं या नहीं बनाने। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया रूल नंबर 3। ठीक है, चलो अब इन सबको कॉमन करो कंबाइन करके, और इसमें लिखो shall include cost records
shall include cost records for such products or services in their books. Shall include cost records for such products or services in their books. यानी इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे. अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे कि ये लिमिट है, बताओ मेंटेन करना है कि नहीं करना है. तो जब आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है कि इसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं. बट हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी देखेंगे जब हम अभी रूल नंबर 4 ऑडिट वाला पढ़ लेंगे, बिकॉज उसके बाद हमें ये ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, चलो. तो ये हो गया रूल नंबर 3. अब हम लिखने वाले हैं रूल नंबर 3 के एक्सेप्शंस. तो अब आप एक सब हेडिंग बनाओ, एक्सेप्शंस ऑफ रूल 3. क्या है नेक्स्ट पॉइंट? एक्सेप्शंस ऑफ रूल 3. इसका मतलब अभी जो हम कुछ कंपनीज लिखने वाले हैं उसके ऊपर रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता है. रूल 3 नॉट अप्लाई टू. दैट मीन्स उन कंपनीज को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं है. अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, दैट मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. रूल 3 नॉट अप्लाई टू. फर्स्ट लिखो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस. माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर MSMED एक्ट 2006. माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर MSMED एक्ट 2006. एंड सेकेंड लिखो foreign company having only license office in India, ब्रैकेट में लिखना involved in production, supply or import of prescribed medical devices. ठीक है, देखो बेसिकली क्या बोला कि जो दो टाइप की कंपनीज हैं इनके ऊपर रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है. दैट मीन्स भले ये ऊपर वाली लिमिट्स में आ रही है, नो मैटर ये ऊपर वाली लिमिट्स में आ रही है, बट स्टिल क्या इन दो कंपनीज को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है? नहीं. इन दो कंपनीज को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है. देखो सबसे पहले क्या बोला आपको, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज है या कोई स्मॉल एंटरप्राइज है, कौन सी एक्ट के अकॉर्डिंग? MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट है. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डी से क्या है? डेवलपमेंट एक्ट. ठीक है, तो ये जो आपकी एक्ट बनी हुई है, ये एक्ट में आपको 3 टाइप की दे रखी है. तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस. अगर आपने लॉ का सब्जेक्ट पहले पढ़ा होगा या अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे उसको आगे जाके, तो अपने लॉ में एक ही पूरा चैप्टर आता है तो वहां पर हम पढ़ते हैं. आपने सुना भी होगा बेसिक, ऐसा नहीं आप पहली बार सुन रहे हो, ये इवन 11th-12th में भी आपने नाम सुना होगा MSMEs. MSMEs को आपने सुना होगा गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है क्योंकि छोटी मोटी एंटरप्राइजेस होती है. तो इसमें से भी जो 3 है उसमें से 2 के लिए बेनिफिट है, माइक्रो और स्मॉल. तो माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं एज पर दिस एक्ट, वो भले ही वाली ऊपर वाली लिमिट्स में आ रही है, ठीक है, लेकिन स्टिल क्या इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है? नहीं, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है. देखो क्या होता है, फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर सकती है, तो वो इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोल सकती है, वो इंडिया में प्रोजेक्ट ऑफिस खोल सकती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऑफिस नहीं है, उसका इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है? लाइसेंस ऑफिस. उसका लाइसेंस ऑफिस है. इसका मतलब सिर्फ एक तरीके से जो कम्युनिकेशन, कनेक्शन, लाइसेंसिंग करने के लिए हो रहा है, तो उसका सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है. इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, मतलब वो जो फॉरेन कंपनी है, दैट फॉरेन कंपनी इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल डिवाइसेस.
कुछ प्रेस्क्राइब मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं ये उसके प्रोडक्शन, उसके सप्लाई, उसके इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, ये फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये फॉरेन कंपनी बेसिकली आप मानो मेडिकल डिवाइसेस में डील करती है। लेकिन इस कंपनी का इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइसेंस ऑफिस, यानी इंडिया में कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, बस कम्युनिकेशन करने के लिए कि भाई मान लो इंडिया के लोगों को बाहर कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इस ऑफिस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन एक कनेक्टिंग लिंक, बस ऐसा ऑफिस है, कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऑफिस बना दिया। तो इस केस में क्या बोला, ये जो रूल नंबर 3 है ये इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस और फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया, और वो फॉरेन कंपनी कुछ प्रेस्क्राइब मेडिकल डिवाइसेस में डील करती है, ठीक है। तो ये हो गए अपने एक्सेप्शंस ऑफ रूल नंबर 3। तो आई होप अब आप सबको रूल नंबर 3 एकदम क्लियर होगा। तो रूल नंबर 3 में देखो हमने क्या बोला, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 में हमें बोला कि किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, तो क्या बोला, ऐसी कंपनीज जो या तो गुड्स बना रही है या सर्विसेज दे रही है, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, या तो ये रेगुलेटेड सेक्टर में आ रही है या फिर ये नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में आ रही है, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है हमें फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट्स जितने भी सर्विसेज बनाते हैं सबका कंबाइन कर लो और एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर लो कितना है, अगर 35 करोड़ और मोर। इसका मतलब बेसिकली हमें दो कंडीशन पूरी करनी है, पहली या तो रेगुलेटेड में आते हो या फिर नॉन रेगुलेटेड में आते हो, और दूसरी आपका एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिलाकर 35 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होंगे। एंड ऑल्सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, रेगुलेटेड में आते हो चाहे नॉन रेगुलेटेड में आते हो, दोनों के लिए लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर की सेम है। चाहे आप रेगुलेटेड में आओगे तब भी टर्नओवर कितना होना चाहिए, 35 या उससे ज्यादा। अगर आप नॉन रेगुलेटेड में आते हो तब भी आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 35 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो दोनों में, रेगुलेटेड में भी नॉन रेगुलेटेड में भी, दोनों में ही टर्नओवर की लिमिट सेम है। अब आप बोलोगे मैम मैंने ऐसा क्यों बताया, अलग से ये हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी। अलग से हाईलाइट करने की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि जब हम आगे रूल नंबर 4 पढ़ेंगे ना, कॉस्ट ऑडिट, जब हम आगे रूल नंबर 4 पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट, तो वहां पर आप देखोगे कि रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड दोनों जो है ना उसकी लिमिट्स अलग अलग है। रेगुलेटेड के लिए ऑडिट की लिमिट अलग है और नॉन रेगुलेटेड के लिए ऑडिट की लिमिट अलग अलग है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 4 में अलग अलग है, बट रूल नंबर 3 में एक ही लिमिट है टर्नओवर की, 35 करोड़। क्लियर है, चलो तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अपना रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड हम पढ़ रहे हैं बार बार कि या तो आप रेगुलेटेड में आते हो या फिर आप नॉन रेगुलेटेड में आते हो, तो अब ये कौन से हैं जो रेगुलेटेड में आते हैं और कौन से हैं जो नॉन में आते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब आप एक टेबल बना दो। अब आप उस टेबल में एक साइड बनाओ रेगुलेटेड और एक साइड बनाओ नॉन रेगुलेटेड। एक साइड पे लिखो आप रेगुलेटेड, सेक्टर्स। अच्छा, रेगुलेटेड सेक्टर्स को मैंने आपको बताया था हम और क्या बोल सकते हैं, टेबल ए। और एक साइड पे आप लिखो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, दैट इज टेबल बी। रेगुलेटेड किस में है, जो है उसको टेबल ए भी बोलते हैं, नॉन रेगुलेटेड जो है उसको हम टेबल बी भी बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड में बेसिकली कितने हैं आपके, 6 आइटम्स। तो रेगुलेटेड में अपने कितने आइटम्स हैं, 6 आइटम्स। और नॉन रेगुलेटेड में अपने पास में कितने आइटम्स हैं, 33 आइटम्स। क्या बोला, रेगुलेटेड में कितने हैं, 6, और नॉन रेगुलेटेड में अपने पास कितने हैं, 33। अब आपको ये 6 तो याद करने, 33 याद करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको वो लिख के ही देगा कि ये रेगुलेटेड में आ रहा है और ये नॉन रेगुलेटेड में आ रहा है। रेगुलेटेड के 6 याद होंगे, जो बचे कुछ नाम आ जाएंगे वो ऑटोमेटिक इम्प्लाइड सी बात है, किसमें चले जाएंगे, नॉन रेगुलेटेड में चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो रेगुलेटेड वाले में। सबसे पहले फर्स्ट है अपना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस।
टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, जनरेशन, कॉमा, ट्रांसमिशन, कॉमा, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 3 है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 4, ड्रग्स एंड फार्मा, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। पॉइंट नंबर 5 है फर्टिलाइजर्स। पॉइंट नंबर 5 है फर्टिलाइजर्स। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। पॉइंट नंबर 6 क्या है? शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने क्या हो गए, ये अपने हो गए 6 आइटम्स ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर्स। ठीक है, अब नॉन में बहुत सारे हैं, 33 हैं, बट हम सारे नहीं लिख रहे हैं, तो इसीलिए आप ऐसे करके लिख दो कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं 4-5। तो सम एग्जाम्पल्स आर आयरन एंड स्टील, कॉफी एंड टी, edible oil, jute and jute products, textiles, plastics, etc. ठीक है, देखो बेसिकली रेगुलेटेड में 6 आ रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपने पास में क्या है? फर्स्ट है अपने पास में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, सेकेंड है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका सब कुछ आ जाएगा, जनरेशन, ट्रांसमिट करना यहाँ से वहां, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई। तो फर्स्ट क्या हो गया? टेलीकम्युनिकेशन। सेकेंड क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्या हो गया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फोर्थ क्या हो गया? ड्रग्स एंड फार्मा। ये वो वाला ड्रग्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ड्रग्स मतलब वो मेडिसिन वाले। ठीक है, तो ड्रग्स एंड फार्मा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, और लास्ट है शुगर और इंडस्ट्रीज में यूज आने वाला अल्कोहल, जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह में काम आता है। करेक्ट, तो उसकी बात हो रही है। तो ये 6 अपने कौन कौन से हो गए? ये 6 अपने हो गए रेगुलेटेड। कौन कौन से बताओ वापस से? टेलीकम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन पेट्रोलियम, देन ड्रग्स एंड फार्मा, इसके बाद में क्या है? फर्टिलाइजर्स, और लास्ट में क्या है? शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। तो ये जो 6 आइटम्स है आपके, ये 6 किस में आएंगे? रेगुलेटेड में। ये 6 किस में आएंगे? रेगुलेटेड में। और नॉन वाले में 33 हैं, बट हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिखे, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, जूट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो ये जो अदरवाइज वाले सारे हैं वो सब किस में चले जाएंगे? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में। देखो नॉन वाले जो है ना बेसिकली वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, रेगुलेटेड वाले जो है ना उसको रेगुलेट करने के लिए अलग से अथॉरिटीज है। तो ये 6 किस में पहुंच गए? रेगुलेटेड, एंड रिमेनिंग वाले कहाँ पहुंच गए? नॉन रेगुलेटेड। तो आपको ये जो 6 है ना स्पेशली कौन से रेगुलेटेड वाले, ये याद करने हैं अच्छे से, क्योंकि इस पे है ना एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 तो कौन से होंगे? नॉन वाले, और एक कौन सा होगा? रेगुलेटेड वाला। तो आपसे पूछेगा बताओ रेगुलेटेड वाला कौन सा है, या फिर रेगुलेटेड वाले 3 दे देगा और एक दे देगा नॉन वाला, बताओ कि रेगुलेटेड वाला कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से आपको अगर ये 6 याद है ना तो आप बहुत ही इजीली एमसीक्यूज वगैरह या नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कौन कौन से हुए एक बार वापस सुन लो। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, देन अपने पास फर्टिलाइजर्स हो गया, ड्रग्स एंड फार्मा हो गया, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया, और एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया। तो ये बेसिकली अपने कौन से हो गए? रेगुलेटेड सेक्टर्स। ठीक है, चलो नाउ विद दिस अपना जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 अपना यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट। तो हमने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा कि किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत होती है। तो अब आपको क्लियर होगा, ऐसी कंपनीज जो या तो किस में आ रही है? रेगुलेटेड में, या फिर किस में आ रही है? नॉन रेगुलेटेड में। और
उसका एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के, टोटल प्रोडक्ट जितने वो बनाती है सबका मिलाकर एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। तो उस कंपनी को मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है क्या बनाना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना। चलो, सो विद दिस वी आर डन विद रूल नंबर 3। अब हम आ जाते हैं अपने रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, चलो अब आप बनाओ रूल नंबर 4। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कि किस किस कंपनीज को अपनी कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी। अब आपको याद है मैंने आपको अभी बताया था, जैसे अपने रूल नंबर 3 में तो दोनों के लिए लिमिट सेम है, रेगुलेटेड की भी लिमिट सेम है और नॉन रेगुलेटेड की भी लिमिट सेम है, बट कॉस्ट ऑडिट के केस में रेगुलेटेड की लिमिट अलग है और नॉन रेगुलेटेड की लिमिट अलग है। ठीक है, चलो तो एक साइड पे आप बनाओ रेगुलेटेड सेक्टर, और एक साइड पे आप बनाओ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। तो दोनों के लिए अपने पास अलग अलग लिमिट्स है। ठीक है, अब क्या लिमिट्स है, देखो दो लिमिट है इन ईच केस। अगर हम बात करें किसकी, रेगुलेटेड सेक्टर की, तो देखो सबसे पहले रेगुलेटेड में आप लिखो ओवरऑल टर्नओवर, यहां रुको, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर all from all its products and services, overall annual turnover from all its products and services during immediately preceding financial year, during immediately preceding financial year is 50 crores or more, is 50 crores or more। क्या बोला यहाँ पे, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है, 50 करोड़ और मोर। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 में एंड करके, और एंड को भी हाईलाइट करो बीच में, यानी ये दोनों लिमिट्स पूरी होनी चाहिए। एंड करके आप लिखो एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर of individual, aggregate turnover of individual products and services for which cost records required to be maintained, cost records required to be maintained under rule 3, cost records required to be maintained under rule 3। ब्रैकेट में लिख सकते हो that is regulated and non-regulated, regulated and non-regulated। इसमें लिखो 25 करोड़ और मोर, कितना है, 25 करोड़ और मोर। तो क्या बोला देखो यहाँ पे, ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला, जितने भी आप बना रहे हो प्रोडक्ट्स, ऑल जितने भी टोटल बनाते हो आप, प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है, सबका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। तो ओवरऑल सबका मिलाकर कितना है, 50 करोड़ और मोर। एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स required to be maintained under rule 3।
दैट इज रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड इज 25 करोड़ रुपीज और मोर। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, वैसे तो बहुत छोटी सी चीज है पर इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से सुनो। ओवरऑल क्या बोला कि आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है, ओवरऑल टर्नओवर पूरा जितने भी आप बनाते हो प्रोडक्ट सबका मिलाकर कितना है आपका 50 करोड़ या उससे ज्यादा। और क्या बोला, आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विस का, मतलब जो इंडिविजुअल आप बना रहे हो प्रोडक्ट या सर्विसेज उनका मिलाओ। पर यहाँ पे जो इंडिविजुअल आप बना रहे हो उसका जो हमें टोटल करना है वो सिर्फ कौन से वालों का टोटल करना है, किस प्रोडक्ट का और किस सर्विस का टोटल करना है, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का या उन्हीं सर्विस का हमें टोटल करना है जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसके लिए बनाने हैं, या तो रेगुलेटेड में आ रहे हो या फिर किस में आ रहे हो, नॉन रेगुलेटेड में आ रहे हो, उसके लिए तो बनाने हैं। तो इसका मतलब जिसके लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ रहे हैं तो उसका इंडिविजुअल कितना होगा, 25 करोड़ और मोर। अब कैसे है, वैसे तो मैंने आपको बताया था हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, बट एक बार क्वेश्चन करने से पहले आप यहीं पे एक एग्जाम्पल सुन लो, ठीक है, सो आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपने पास में एक कंपनी है, लेट्स से उमंग लिमिटेड। अपने पास में क्या कंपनी है, उमंग लिमिटेड, ठीक है। ये जो कंपनी है ना ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक ये बनाती है टाइप ए वाला, एक ये बनाती है प्रोडक्ट टाइप बी वाला, और अदर्स बनाती है। अदर्स मतलब जो ना तो टाइप ए में, ऐसे भी तो होंगे भाई जो ना तो टाइप ए में आ रहे होंगे ना ही टाइप बी में आ रहे होंगे, अदर्स भी तो हो सकते हैं ना। तो हम जब टोटल करते हैं तो हम सबका टोटल करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो टाइप ए का आपका कितना है, 10 करोड़, टाइप बी का आपका कितना है, 20 करोड़, और अदर्स का भी आपका कितना है, 10 करोड़। अदर्स का भी आपका कितना है, 10 करोड़। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ इसमें कि क्या मुझे एज पर रूल 3, क्या मुझे एज पर रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्या मुझे एज पर रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। अब ये तो हम पढ़कर आए हैं ना अभी कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हमें क्या देखना है, हमें सबका देखना है। क्या बोला यहाँ पे, आप किस में आ रहे हो, रेगुलेटेड में आ रहे हो या नॉन रेगुलेटेड में आ रहे हो, दोनों में से एक में आने चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों में भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने चाहिए। और क्या बोला, और ये बोला कि जितने भी है ना टोटल ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे इसने कहीं मेंशन किया ऑल में कि सिर्फ टाइप ए लेना या टाइप बी लेना या अदर्स लेना, नहीं, ऑल मतलब ऑल, जितने बनाते हो सारे। तो सबका मिलाकर कितना आना चाहिए, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। तो अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो अब क्या बोला, ये जो अपने एग्जाम्पल है उमंग लिमिटेड, क्या ये रेगुलेटेड में आ रही है, उसमें भी आ रही है, क्या ये नॉन रेगुलेटेड में आ रही है, उसमें भी आ रही है। मतलब अपनी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई ना कि या तो आप रेगुलेटेड में आने चाहिए हो या फिर आप नॉन रेगुलेटेड में आने चाहिए हो, आ रहे हो आप, बिल्कुल। अच्छा अब क्या बोला, अब ये बोला कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो कितना होना चाहिए, 35 करोड़ और मोर। अब एग्रीगेट जो है इसका मतलब सबको मिलाना है हमें, तो हमें 10 करोड़ प्लस 20 करोड़ प्लस 10 करोड़ तीनों करना होगा। इसका मतलब है कितना हो गया अपने पास, 40 करोड़। 40 करोड़ है मतलब 35 करोड़ से तो ज्यादा ही हो गया, दैट मीन्स यस, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे, बिल्कुल। अब आपको समझ में आया, इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या बोला कि आप जो है या तो रेगुलेटेड में आओ या नॉन में आओ, इसमें से किसी में आने चाहिए हो तो ही रिकॉर्ड बनेंगे। और तब भी रिकॉर्ड कब बनेंगे, तब भी रिकॉर्ड तब बनेंगे जब आपके जितने भी बनाते हो ना सबका टोटल कितना आ रहा हो, 35 करोड़ या उससे ज्यादा। मान लो अगर यहाँ पे इस तरीके से होता कि यहाँ पे भी ये 20 करोड़ की जगह पे 10 करोड़ ही होता, 20 करोड़ की जगह पे 10 करोड़ ही होता, तो क्या अपना एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ, नहीं। तो क्या इस केस में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, नहीं। समझ आई बात। बट हमारे पहले वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होंगे बिकॉज हमारा एग्रीगेट टर्नओवर इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब बेसिकली फर्स्ट जो हमने रूल नंबर 3 का क्वेश्चन किया। अब आ जाते हैं हम इसमें रूल नंबर 4 पे। अब हम किस पे आ जाते हैं, रूल नंबर 4 पे। और रूल नंबर 4 में अभी हमने एक ही पढ़ा है, टाइप ए वाला।
अभी हमने एक ही पढ़ा है ना, टाइप ए वाला, टेबल ए वाला, बेसिकली रेगुलेटेड वाला, कि हमें रेगुलेटेड के कब बनाने हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, रेगुलेटेड के आपको तब बनाने हैं जब आपकी दो कंडीशन जो है, मतलब रेगुलेटेड की ऑडिट कब करानी है, सॉरी, तो रेगुलेटेड की आपको ऑडिट कब करानी है, जब आपकी दो कंडीशंस पूरी हो रही है। दो कंडीशन कौन सी, देखो सबसे पहले इसने क्या कहा था, एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखो फर्स्ट पॉइंट यही है, एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग, तो ओवरऑल जो आपको टर्नओवर लेना है वो कितना होना चाहिए, 50 करोड़ और मोर, यही है। और फिर क्या बोला, इंडिविजुअल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, अब वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट किसके होने चाहिए, या तो टेबल ए के होने चाहिए या फिर टेबल बी के होने चाहिए, और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। और ये कितने आने चाहिए, ये आना चाहिए 25 करोड़ और मोर, ये कितना आना चाहिए, 25 करोड़ और मोर। अब देखो, अब आप देखो, तीनों को प्लस करो, यही है ना, ऑल अगर हमें करना है तो हमें तीनों को प्लस करना होगा, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड और अदर्स, तीनों को प्लस करना होगा। अब तीनों को प्लस करके तो आपका आंसर 40 आ रहा है, यानी अपने फर्स्ट कंडीशन का आंसर 40 है। तो जब पहली ही कंडीशन पूरी नहीं हुई तो दूसरी चेक करके क्या करोगे, तो दूसरी तो वैसे भी पूरी करने के बाद भी आपको ऑडिट नहीं करानी है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, नो, इस केस में हम क्या बोलेंगे, नो, ठीक है। बट अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 करोड़ की जगह पे कितना था आपका, 40 करोड़ था, टाइप ए जो है ना आपका, वो 10 करोड़ की जगह पे कितना है, 40 करोड़। तो अब आप बनाओ यहाँ पे 40 करोड़ प्लस 20 प्लस 10, 40 प्लस 20 प्लस 10, तो ये अपना कितना आ गया, 70। इसका मतलब क्या, अपनी कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है, यस, फर्स्ट पूरी हो गई। अब देखो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है, टेबल ए और टेबल बी। देखो लैंग्वेज पढ़ो वापस से, क्या कहा था इसने, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है, जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत किसके लिए है, या तो रेगुलेटेड के लिए या फिर किसके लिए है, नॉन रेगुलेटेड के लिए, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। हमने पढ़ा है ना ऊपर कि या तो आप किस में आ रहे हो, रेगुलेटेड में, या फिर किस में आ रहे हो, नॉन रेगुलेटेड में, तो ही बनाने होंगे अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ। तो टर्नओवर के टाइम पे आपको तीनों देखने हैं, अदर्स भी देखने हैं, बट पहली कंडीशन तो सिर्फ यही थी कि या तो किसमें हो, रेगुलेटेड में, या फिर किसमें हो, नॉन रेगुलेटेड में। इसका मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड तभी बनेंगे जब या आप रेगुलेटेड में आ रहे हो या फिर आप नॉन रेगुलेटेड में आ रहे हो। तो अब सेकेंड वाली कंडीशन में यही तो बोला कि एग्रीगेट कर लो किसका, उन प्रोडक्ट्स का या उन सर्विस का जिसके रिकॉर्ड बनेंगे, यानी रेगुलेटेड का और नॉन रेगुलेटेड वालों का प्लस करो। तो अब देखो रेगुलेटेड वालों का कितना था, यहाँ पे रेगुलेटेड का है 40 और नॉन का है 20, तो ये अपना कितना आ जाएगा 40 प्लस 20, दैट मीन्स ये अपना कितना आ गया 60 CR। क्या ये 60 CR 25 करोड़ से ज्यादा है, इम्प्लाइड सी बात है। इसका मतलब अब अपनी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, फर्स्ट कंडीशन भी पूरी हो रही है, 50 करोड़ से एक्सीड हो गया, सेकेंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, 25 करोड़ और उससे ज्यादा से एक्सीड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट होगी क्या, यस, रिकॉर्ड तो बन ही रहते हैं। रिकॉर्ड, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे नो आ जाएगा तो हम रूल 4 चेक करेंगे क्या, रिकॉर्ड ही नहीं बनेंगे तो आप ऑडिट क्या करोगे भाई, पागल थोड़ी हो। तो इसीलिए पहले वाले का आंसर यस आएगा ना, तो ही हम रूल 4 पर जाएंगे। तो रिकॉर्ड तो बन ही रहते, अब ऑडिट करवानी है क्या, यस। अच्छा अभी ऑडिट, ये बताओ मुझे, ऑडिट अभी हम टेबल ए की पढ़ रहे हैं या टेबल बी की पढ़ रहे हैं, अभी हमने लिमिट्स किसकी चेक करी है, टेबल ए की। अभी हमने लिमिट सिर्फ किसकी चेक करी है, टेबल ए की। तो टेबल ए के लिए लिमिट्स पूरी हुई, तो टेबल ए वाले प्रोडक्ट्स की ऑडिट होगी क्या, ये टेबल बी वाले की ऑडिट होगी क्या मैम, अभी उसके लिए हम एक और लिमिट पढ़ लेंगे टेबल बी की, तब हम डिसाइड कर लेंगे। बट अभी क्या बोला, अभी बोला कि टेबल ए की ऑडिट होगी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा, इसको नोट कर लेना। वैसे मैंने आपको जैसा पहले भी 2-3 बार बोल दिया, हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे ये पूरा जो है प्रोविजन लिखने के बाद, तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। बिना क्वेश्चन करे आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि इसको कैसे करना होता है, ठीक है। चलो, सो आई होप ये क्लियर है, बट स्टिल ये एग्जाम्पल भी आप कॉपी में नोट कर लेना तो ठीक रहेगा,
क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो तो हम बुक से ही पढ़ लेंगे। चलो, तो ये अपना किसका हो गया, ये अपना हो गया रेगुलेटेड सेक्टर्स का। अब हम किसका बना लेते हैं, अब हम बना लेते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स का, ठीक है। चलो, अच्छा लिखना तो दोनों में हमें सेम ही चीज है, लिखनी हमें ये सेम ही चीज है, मतलब ये जो पूरा पॉइंट आएगा ना ये एकदम एज इट इज ही आएगा। चलो लिखो, फर्स्ट वही है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम all its products and services during immediately preceding financial year, and aggregate turnover of individual products and services for which cost records required to be maintained. Cost records required to be maintained अंडर रूल 3, वही ब्रैकेट में क्या लिख देना, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड, ठीक है। लिखना वही सेम है, लिमिट्स अलग हैं बस दोनों की। चलो अब लिमिट लिखो, फर्स्ट वाले में तो आपकी आ जाएगी 100 CR और मोर, एंड सेकेंड वाले में आपकी आ जाएगी 35 CR और मोर। फर्स्ट वाले में लिमिट क्या आ जाएगी, जहाँ पे 50 है ना, यहाँ पे आ जाएगी नॉन रेगुलेटेड में 100 CR और मोर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी 35 CR और मोर। क्लियर है। देखो इसका मतलब अगर आपका सेक्टर कौन सा है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, तो जो ओवरऑल टर्नओवर है फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे अपना ऑल में कितना था 50, वैसे यहाँ पे क्या बोला कि जो ऑल वाला है, ऑल का कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑल का यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 करोड़ और मोर। वहां पे 50 था, यहाँ पे जस्ट डबल हो गया 100। और वहां पे इंडिविजुअल जो है रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड का मिलाकर कंबाइन करके, इंडिविजुअल का कंबाइन करके कितना है 25 करोड़ और मोर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 करोड़ और। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे आ गया, कितना आ जाएगा 35 करोड़ और मोर। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ individual products and services for which cost records required to be maintained under rule 3 35 करोड़ और मोर, ठीक है। चलो अब अगर हम इसी को ही क्वेश्चन में देखें, तो अब जैसे अब हमें पता चल गया कि टेबल बी की लिमिट्स क्या क्या हैं। टेबल बी की दो लिमिट्स हैं, एक अपने पास क्या लिमिट है 100 करोड़ और मोर, है ना सबका, और टेबल ए प्लस टेबल बी का कितना 35 करोड़ और। क्लियर है। अब एक बात बताओ, जो ओवरऑल हमने प्लस किया था, ओवरऑल प्लस करके कितना आंसर आया था अपना, ये पे 3 लिए थे ना यहाँ पे, कि ओवरऑल जो है कितना है 40 20 और 10, तो ओवरऑल करके अपना कितना आया था 70। तो जब ओवरऑल 70 है तो क्या यहाँ पे होगी, नहीं होगी। अगर ओवरऑल 100 होता तब तो हम जाकर कंडीशन नंबर 2 को चेक करते, तो ओवरऑल हो ही नहीं रही पूरी। अगर अपन कंडीशन 2 को भी चेक करें, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग कितना आया था अपना, टेबल ए और टेबल बी का 60 आया था, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन 2 तो पूरी हो रही है 35 वाली, लेकिन कंडीशन 1 पूरी नहीं हो रही। तो अब क्योंकि कंडीशन 1 पूरी नहीं हो रही, तो इस केस में क्या यहाँ पे टेबल बी के लिए हम कह सकते हैं कि टेबल बी वाले प्रोडक्ट्स की ऑडिट होगी, नहीं। ओनली किसकी ऑडिट होगी, ओनली ऑडिट होगी टेबल ए वाले प्रोडक्ट्स की, क्योंकि उसकी दोनों लिमिट पूरी हो रही थी। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना होगा, रूल 3 यानी रिकॉर्ड्स बनाने हैं क्या। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना होगा कि क्या टेबल ए के लिए ऑडिट हो रही है, और फिर आपको क्या चेक करना होगा कि क्या टेबल बी के लिए ऑडिट हो रही है, ठीक है। तो ये अपना पूरा यहाँ पे होता है ये प्रोविजन। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस आएंगे,
बट वो एक्सेप्शंस हम अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कल की क्लास में। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, इस टाइप का ये क्वेश्चन, वो आपको अपने आप सॉल्व करके आना है और फिर हम कल की क्लास में और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लो, कोई कंपनी ले लो, पिंकू लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी अगेन 3 टाइप के बनाती है प्रोडक्ट्स, रेगुलेटेड वाले मतलब टाइप ए वाले, इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है टाइप ए वालों का वो है मान लेते हैं 37 CR, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रेगुलेटेड जो बी वाले हैं, बी का एग्रीगेट टर्नओवर है लेट्स से 10 CR, और जो अदर्स हैं, अदर्स, इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो है 5 CR। कितना है, या रुको 25 CR कर, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, क्या यहाँ पे रूल 3 के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, रूल 4 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो सिर्फ टाइप ए की होगी या फिर टाइप ए और टाइप बी दोनों की होगी या ओनली टाइप बी की होगी, ठीक है। ये आपको जैसे हमने पूरा यहाँ पे क्वेश्चन किया है ये आपको यहाँ पे करके आना है, ट्राई करना, ठीक है। एक बार देखना कि आपका आंसर क्या आता है, एंड देन हम लोग जो है कल कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेंगे, और इस वाले क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें, जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वो क्वेश्चंस करने में। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है जो भी हमने आज क्लास में डिस्कस किया, रूल नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से एक बार घर जाके, घर पे ही हो वैसे तो, वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।